वीडियो एडिटिंग करने के लिए सिर्फ 5-6 दिन लगेंगे। यूट्यूब पे कोई भी कोर्स पकड़ के उसको कर लो, अपना बेसलाइन सेट कर लो और उसके बाद उस पर एडवांस कोर्सेज भी हैं सारे, तरह तरह के देख के आपको समझ आ जाएगा वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। ट्यूशंस का काम कर सकते हो। अमेरिका में ट्यूशंस का बड़ा है। अगर आप लड़की हो तो ट्यूशंस का काम हो जाता है। और पता है आप क्या सिखा सकते हो? मैथ्स नहीं, साइंस नहीं। अमेरिका में पता है किसकी डिमांड है? हिंदी, पंजाबी। अगर आप पंजाब के किसी गांव में भी हो तो पंजाबी सिखाने का करो कि मैं पंजाबी सिखाऊंगी। आप सोच रहे हैं कि मैं देश की किस्मत बदलने के लिए आपको कहता हूं, नहीं। आपको इस बात को समझना है कि क्लाइंट्स कैसे काम करती हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप्स। आपको किसी तरह से क्लाइंट्स के सामने जाना, उनको फेस टाइम देना, उनके सामने पहुंचना है। आई हैव सीन अ सिचुएशन वेयर इन अ पर्सन 3 महीने के उसने काम कर दिया था, पैसे नहीं लिए थे। पर अब ये गलत चीज है। आप 7 दिन काम करके 7 दिन से ज्यादा का कभी आपने क्रेडिट नहीं रखना। अगर आपको FFF के पैसे फुल फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है और फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम अचीव करना है तो आपको मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी। ये सिर्फ इंडेक्स फंड में ही काम करेगा, रियल एस्टेट में भी काम नहीं करेगा। पैसा तो आ जाएगा शायद उसने उतने बराबर का, पर फिर वो उस पर हर महीने कैसे ग्रोथ लोगे? ऑर्गेनिकली आप तो 4% निकाल रहे हो ना हर महीने, तो जब बढ़ जाएगा उसमें 4% निकालना। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम है, फॉरएवर है। ये आपके बाद आपके बच्चों में भी है। वगैरह के चक्रों में फंसोगे। यही इशू आने वाला है कि आपने S&P 500 में सारे पैसे नहीं डालने, बाकी इधर उधर डाल के बैठ जाओगे। याद रखना इस बात को, S&P 500 कभी जीरो नहीं होता, वो नहीं हो सकता। पहला स्टेप इसके अंदर यही है, इनमें से कोई एक स्किल पकड़ो। आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्किल। अगर मान लो किसी भी इंडस्ट्री की आपको नॉलेज है, लेट्स से इंडिया में रियल एस्टेट की नॉलेज है, आपको टेली कॉलिंग की नॉलेज है, तो आप उसी के अंदर घुसने की कोशिश करो। मिलते हैं, ठीक है ना? और गाइस, एक बहुत ही छोटे से बच्चे ने कमेंट किया है, फिनिक्स स्लेयर 007। ये देखिए, ये कमेंट, How can a 15-year-old in India be financially free by 20 years old? Please share step by step. Stop chasing billions करके जो मेरा वीडियो है, Here is a simple success formula। बड़ी हैरानी की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2-3 मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ व्यूअर्स मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, पर इतने स्पेसिफिकली नहीं पूछते। मतलब मैंने कभी किसी में बोल दिया था, मुझे याद, मैंने बोला था किसी वीडियो में, ये नहीं याद था किस वीडियो में, उसको इस बच्चे ने इतना सीरियसली लिया और मेरे से पूछा है। और मेरे अंदर भी एक बहुत ज्यादा, मेरे खुद के बच्चे ही 15-16 साल से बड़े हैं, तो मेरे अंदर एक बड़ी स्पेशल किस्म की रिस्पेक्ट आई है इस क्वेश्चन के लिए, और बड़ी स्पेशल किस्म की सिंसियरिटी आई है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से अच्छे तरीके से दूं। तो फिनिक्स 007 को फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी थैंक्स कि आपने इतना ध्यान से देखा वीडियो और आपने नोट किया। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूं, इसका भी फॉर्मूला, उसका भी फॉर्मूला, कोई पूछता ही नहीं मुझसे दोबारा कि भाई कैसे उसका फॉर्मूला क्या है। तो आज पहली बार किसने पूछा है। आपने बोला 15 ने स्टार्ट करके 20 साल की उम्र तक, ऑलमोस्ट 23 की उम्र तक है, 8 साल लगेंगे। मैंने 8 साल बोले थे। देखिए, तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है? सबसे पहला स्टेप इस चीज में ये है कि आपको एक ऐसा स्किल डेवलप करना है जिसके अंदर आराम से ऑनलाइन जॉब मिल जाती है। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग करने के लिए सिर्फ 5-6 दिन लगेंगे। यूट्यूब पे कोई भी कोर्स पकड़ के उसको कर लो, अपना बेसलाइन सेट कर लो और उसके बाद उस पर एडवांस कोर्सेज भी हैं सारे, तरह तरह के देख के आपको समझ आ जाएगा वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, नहीं तो उनके फ्री ट्रायल्स हैं, एंड यू कैन यूज एनी ऑफ दोस टू लर्न। ये आपका पहला है, ये मैंने वीडियो एडिटिंग एक बताया। दूसरा, आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से, ठीक है ना, वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं किसी भी बंदे को, और $1000 अ मंथ कमाना इन स्किल्स में कुछ भी नहीं है। तीसरा, नोशन करके, क्लिकअप करके जो टूल्स है ना, अगर बड़े आसान है टूल्स, अगर आप उनको सीख लेते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, नोट यूज करना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सीख लेते हैं, कॉलम्स बनाने, टेबल्स बनाने, जॉइंस लगाने, डेटा माइग्रेट करना, अगर उनको सीख लेते हैं, बड़ा आसान है। अगर आप सीख लेते हैं, उनकी विजिबिलिटी को, एक्सेस को कंट्रोल करना बहुत आसान है, सिंपल सा है। ये बहुत बेसिक सी चीजें, नोशन एंड क्लिकअप जैसे बहुत सारे छोटे और CRMs हैं, वो सीख लोगे तो 1000 से 1500 की डॉलर की जॉब लेना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैंने वर्चुअल असिस्टेंट बता दिया, मैंने आपको टेक्निकल वर्चुअल असिस्टेंट बता दिया, टेक्निकल CRM बता दिया, CRM असिस्टेंट बता दिया, मैंने आपको वीडियो एडिटर बता दिया। वीडियो एडिटर तो मैंने हायर कर रखा है, उनको मैं पैसे दे रहा हूँ। चौथा, अगर आप AI एजेंट्स बना सकते हैं फिर तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। AI एजेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स, OpenAI के एजेंट्स, राइट, क्लाउड के एजेंट्स बना सकते हैं यूज करके, वापी के एजेंट्स बना सकते हैं। अगर आप VAPI वापी के एजेंट्स, अगर आप हल्के से भी टेक्निकली सावी हैं तो आप बना सकेंगे। बट मैं अज्यूम करके चलता हूँ 15 साल का बच्चा है, शायद ना हो इतना टेक्निकली सावी, तो इसको छोड़ दो। वर्चुअल असिस्टेंट और वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसान स्किल्स हैं, ये बड़े इजीली डेवलप किए जा सकते हैं। इस तरह के और भी स्किल्स हैं। टेलीकॉलर का काम है जो हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। आजकल थोड़ा सा काम कम होने का चांस है, बिकॉज ये काम ऐसा है कि क्योंकि मतलब कि थोड़ा सा आजकल तो टेलीकॉलिंग एजेंट्स आ गए ना, तो शायद थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया असिस्टेंट बन सकते हैं। लोग आपको काम सिखाएंगे और बताएंगे कैसे करना है। वो स्केड्यूल करते हैं, पोस्ट चेक करते हैं, डैशबोर्ड्स को चेक करते हैं, एनालिटिक्स को चेक करते हैं, सारा कुछ होता है। सोशल मीडिया असिस्टेंट बन सकते हैं किसी के भी, उसमें आराम से कोई आपको $1000 पर मंथ देने को तैयार हो जाएगा। डेटा एंट्री और स्प्रेडशीट का काम थोड़ा कम हो गया, पर पहले 4-1 साल पहले तक बहुत था।
मैंने बहुत डेटा एंट्री करवाई है इंडिया में, उसमें भी $1000 पर मंथ तक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। रियल एस्टेट के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट्स किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ अमेरिका के लग जाएं, उसके सारी लीड्स वगैरह का सारा सिस्टम पकड़ के उनको सारी लीड्स बना के दें, ये सारा कुछ काम किया जा सकता है। दीज आर ऑल सम ऑफ द थिंग्स। इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ भी लग सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ भी लग सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसीज को तो इवन छोटे काम होते हैं, उनको हैंडल करनी पड़ती है, इनबाउंड कॉल्स, उनको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी पड़ती है, कस्टमर रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ते हैं, रिमाइंडर सेंड करने पड़ते हैं। ये सारा का सारा काम जो करने वाला बंदा है, इसको इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर असिस्टेंट का काम बोलते हैं। आप इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर असिस्टेंट का काम पकड़ लो। ये सारे के सारे जो काम है $1000 पर मंथ के काम है। तो ये स्किल पहले पकड़ो, पहला स्टेप इसके अंदर यही है। इनमें से कोई एक स्किल पकड़ो, आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्किल। अगर मान लो किसी भी इंडस्ट्री की आपको नॉलेज है, लेट्स से इंडिया में रियल एस्टेट की नॉलेज है, आपको टेली कॉलिंग की नॉलेज है, तो आप उसी के अंदर घुसने की कोशिश करो। मिलते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंटली जो इंटरनेशनल कस्टमर अब नंबर 2 पे आते हैं, freelance.com, upwork.com, fiverr.com। अगर आप गूगल मारोगे तो आपको वहां भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ी नई चीज बता रहा हूँ। और फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर एक्टिवली बैठो। फेसबुक ग्रुप्स, जैसे मान लो वीडियो एडिटर का काम करते हो, तो वीडियो एडिटर्स के फेसबुक ग्रुप्स है, वहां बैठो और वहां पे ऐड डालो अपनी, ठीक है। वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। और ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। आपने पहले स्किल लर्न किया, अब सेकंड आपका हो गया, आपने ये चीज की। अच्छा, एक और काम है मैं बताता हूँ, आप ट्यूशंस का काम कर सकते हो। अमेरिका में ट्यूशंस का बड़ा है। अगर आप लड़की हो तो ट्यूशंस का काम हो जाता है। और पता है आप क्या सिखा सकते हो? मैथ्स नहीं, साइंस नहीं। अमेरिका में पता है किसकी डिमांड है? हिंदी, पंजाबी। अगर आप पंजाब के किसी गांव में भी हो तो पंजाबी सिखाने का करो, कि मैं पंजाबी सिखाऊंगी बच्चों को। लोगों को, अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने का बड़ा शौक है। इसके अंदर आप $25 पर आवर पर कैंडिडेट चार्ज कर सकते हो। $15, $10 कहीं नहीं गए। अगर आपने $10 की और 100 घंटे का भी काम कर लिया, यानी कि एक कैंडिडेट आपसे साथ टिपिकली 2 क्लासेस करेगा हफ्ते में, तो 8 क्लासेस हो गई। 10 12-15 कैंडिडेट्स आ गए तो आपके टोटल 100 आवर्स हो जाएंगे। और अगर $10-12 भी आप चार्ज करें तो 1000 से ऊपर चला जाएगा। पर इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा फेसबुक ग्रुप्स पे और लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। उनको सिर्फ ये पता है इंडिया से बंदा ले सकते हैं, और बेचारे मत्था मारते रहते हैं, अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के साथ मिलते रहते हैं, और उसके बाद वो सिर्फ पीछे हट जाते हैं। थर्ड चीज पे आ रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों में कमियां है। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली इंडियंस लिए बोल रहा हूँ। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है इंडिया में, लेकिन इन जनरल प्लीज समझिए कि ब्राजील नंबर 1 है फ्रीलांस वर्ल्ड में। नंबर 2 पता है कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको समझना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है ये, और इंडिया के बंदों को भी समझना चाहिए कि देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम पाकिस्तानीज हियर। एक फर्क मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी की इंटरव्यू ली इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में इंटरव्यू ली, मान लो आपने कहा मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता बिकॉज़ आई हायर्ड समवन एल्स। ही विल से ओके सर, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। इंडिया वाला बंदा, ये अमूमन मतलब बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, ये बोल के जरूर जाएगा। तो फिर मेरी इंटरव्यू की थी, अब जब मैं इंटरव्यू लूंगा 2-3 की, तो एक ही सिलेक्ट करूंगा, बाकी तो उल्टा सीधा कुछ बयानबाजी करके जाएंगे ही जाएंगे। तो इंडिया के अंदर ये प्रोफेशनलिज्म की कमी का बहुत लफड़ा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ है कि चाहे जो एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, अगर आपको एक क्लाइंट के साथ फेस टाइम मिल गया, याद रखना धीरे धीरे आपका नाम फैलने लग जाएगा उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ फेस टाइम किया। अगर आप उनको पिंग करेंगे ना, टाइम टू टाइम लिस्ट बना लीजिए, उनको पिंग कीजिए टाइम टू टाइम, 15 दिन में पिंग कीजिए, सर आप मेरी आपसे बात हुई थी, अगर आपका कभी कोई काम है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, इफ नॉट नो प्रॉब्लम विल टॉक लेटर। ऐसे बोलने से वो बंदा ठीक रहेगा। और कभी भी किसी ने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, नो प्रॉब्लम सर, विल वर्क इन द फ्यूचर, विल वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, ये बोल के आपने हटना है, चाहे जो हो जाए। अपने मैं इसलिए कह रहा कि देश की, जैसे मैंने बोला कि इंडिया के सारे लोग बड़े इस तरह से हैं, राइट, खराब बोले ना मैंने अभी आपको बताया ना कि इंडिया के लोग ऐसे हैं। तो होता आप सोच रहे हैं कि मैं देश की किस्मत बदलने के लिए आपको कह रहा हूं, नहीं, आपको इस बात को समझना कि क्लाइंट्स कैसे काम करती हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप्स। आपको किसी तरह से क्लाइंट्स के सामने जाना, उनको फेस टाइम देना, उनके सामने पहुंचना है। अगर आप उनके सामने पहुंच गए, चाहे अभी काम नहीं भी दिया, वो धीरे धीरे अपने दोस्तों को बताने लग जाते हैं, मेरे पास एक बंदा यार तेरे को काम देना, तो मेरे पास एक बंदा जिसको काम दिया सकता है। ऐसे करके धीरे धीरे आपको ऑर्गेनिकली 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर काम मिलने लग जाता है, अपने आप ही लोग आके काम देते हैं। लेकिन ये तभी आपको मैच्योरिटी आएगी जब आप समझ जाएंगे कि आपको हर बारी किसी से मिलना तो बड़े प्रोफेशनल बिहेवियर करना है, ज्यादा मतलब कि कोई गलत काम बात कभी भी नहीं करनी। नंबर 4, आपने इन सब जगहों पे जो ऐड डाली है उसके अंदर परस्यू करते रहना है, डालते रहना है और लोगों को एंगेज करना है। जहां कहीं भी कोई है, जैसे ही आपको अमेरिका के किसी बंदे के साथ फेस टाइम मिले, यानी कि आपको बात करने का मौका मिले, फेसबुक पे इजीली मिल जाता है, अपवर्क और फाइवर पे थोड़ा मुश्किल से मिलता है, पर वहां पे भी मिलता है। आपकी प्रोफाइल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल एक बार ठीक उसमें चलेगी तो यू विल बी फाइन, आपको मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपको फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपने प्रोफेशनलिज्म बहुत मेंटेन करना है। ये इंडिया के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दे डोंट नो हाउ
हाउ टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। और ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया 6 गुना ज्यादा बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान से। वो नंबर 2 भी नहीं है, पाकिस्तान से बहुत नीचे है, नंबर 3 भी नहीं है फ्रीलांसिंग में। तो ये बहुत बड़ी गलत चीज है, मतलब इंडिया की बहुत कुछ शो कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग हो रही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है ना, वो इतना अनऑर्गेनाइज है। इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज लोग है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो लोग आते हैं, वो इतने अनएम्प्लॉयबल है, इतने अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन नॉट इमेजिन। तो आपने वो नहीं बनना है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर एक बंदा जॉब देने जाता है तो इंडिया को ही प्रीफर करता है, पहली प्रेफरेंस इंडिया को देता है। लेकिन इंडियन लोग इतने अनप्रोफेशनल है, वो धीरे धीरे देखता है कि यार इस काम तो बन रहा, फिर वो पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरफ जाता है, अदरवाइज वो जाए ही ना। और इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यूके, यूएसए में। वो पहले जब निकलते हैं तो कईयों को तो पता भी नहीं कि फिलीपीन से बंदा ले सकते हैं, कईयों को तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान से भी बंदा ले सकते हैं, कईयों को तो पता ही नहीं कि बांग्लादेश से भी बंदा ले सकते हैं, कईयों को तो पता नहीं श्रीलंका में से भी बंदा ले सकते हैं। यस, उनको सिर्फ ये पता है इंडिया से बंदा ले सकते हैं, और बेचारे मत्था मारते रहते हैं, अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के साथ मिलते रहते हैं, और उसके बाद वो सिर्फ पीछे हट जाते हैं। अब आता है, इस पूरी जॉब को करने के लिए आपको एक लैपटॉप जरूर चाहिए होगा। तो लैपटॉप, गुड इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड ही लेना, कोई और नहीं, गुड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और पावर बैकअप जरूर रखना, ठीक है। पावर बैकअप जरूर रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पावर बैकअप में भी 1-2 महीने के बाद ले सकते हो, जब थोड़ा सा आपके पास पैसे आ जाए, किस्तों में ले लेना, और धीरे धीरे करके किस्तों में उसको चुका देना। यूपीएस की बात करो ना, वो होता है ना जो इन्वर्टर बोलते हैं, तो 10-12 घंटे की आपको पावर बैकअप वाला लेना, ताकि आप कभी भी काम करें तो वो आपको रोके, मतलब कि उसके कारण काम ना रुके। कम से कम 4-5 घंटे की पावर बैकअप होनी चाहिए, मिनिमम 4-5 घंटे की, 10 घंटे की तो अच्छा है, पूरी शिफ्ट आप कर सकते हैं ना। अब मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। देखिए, हमेशा याद रखिए, दुनिया में अच्छे फ्रीलांसर्स हैं तो बुरे फ्रीलांसर्स भी हैं। इसी तरह से दुनिया में अगर बुरे क्लाइंट है, अच्छे क्लाइंट भी है। नंबर 1 चीज है जो याद रखनी है, कुछ क्लाइंट्स ना पैसे नहीं देते। ये अमेरिका के अंदर कुछ देसी क्लाइंट्स हैं स्पेशली, जो पैसे नहीं देते, आपके पैसे मार लेते हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है इस चीज का। आपने कभी भी 7 दिन से ज्यादा किसी को काम करके नहीं देना, 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ले लेनी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पेमेंट नहीं आई तो गाली ग्लोज करके नहीं निकलना कहीं से, याद रखना। इवन वो बंदा भी उसका किसी को रेफर करके बंदा अच्छा काम करता है, तो इसलिए कभी भी गाली ग्लोज करके नहीं निकलना। पैसा नहीं दे रहा, आपने पैसा आराम से मांग रहा है। आई हैव सीन अ सिचुएशन वेयर इन अ पर्सन 3 महीने के उसने काम कर दिया था, पैसे नहीं लिए थे। पर अब ये गलत चीज है। आप 7 दिन काम करके 7 दिन से ज्यादा का कभी आपने क्रेडिट नहीं रखना शुरू के दिनों में किसी भी क्लाइंट के साथ। अब यहाँ पे अपने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखना है, जो एक अच्छा क्लाइंट है ना, वो एक अच्छे फ्रीलांसर को ढूंढ रहा है, और एक अच्छा फ्रीलांसर एक अच्छे क्लाइंट को ढूंढ रहा है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक अच्छा क्लाइंट मिलेगा जो आपको टाइम सिर पैसे देगा, जो इसी की कदर करेगा, आप काम कर रहे हो, और वो आपकी सैलरी बेसिस पे भी रख लेगा। एंड देन योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। आपका गोल 1-2 महीने के अंदर अंदर इसी लेवल तक पहुंचने का कि आप यू फाइंड अ क्लाइंट हु इज रेडी टू पे यू ऑन अ मंथली बेसिस एंड ही वांट टू कीप यू ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, एंड देन यू विल बी सेट फॉर मेनी ईयर्स। उसके लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, टाइम सिर जाना पड़ता है, टाइम सिर आना पड़ता है, अपने कुर्सी पे बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पावर बैकअप हमेशा चलती रहनी चाहिए, और इंटरनेट हमेशा चलता रहना चाहिए। अगर किसी का मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, कुछ भी हो जाए, जैसे आपको छुट्टी लेनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी, जैसे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले बताने की कोशिश करो कि सर मैं छुट्टी लूंगा फ्राइडे को। अमेरिकन क्लाइंट बुरा नहीं मानता, याद रखना इस बात को, राइट। अमेरिकन क्लाइंट बुरा नहीं मानता, पर अगर अपने टाइम सिर बताया है, जैसे तुमको मैंने घूमने जाना है, तो क्या तुम्हें 4 दिन पहले पता चला कि तुमने घूमने जाना है, तो जब आपको पता चला 30 डेज पहले जब आपने प्लान किया, उसी वक्त बता दो सर मैं ना फ्राइडे को, मैं एग्जाम्पल के तौर पर सर फ्राइडे अगस्त 10 को मेरी छुट्टी लूंगा सर। तो उसको पता रहे, उनको पता रहता है कि पहले बताया मुझे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले बताना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। याद रखना इस रूल को, बेसिक से रूल को, ये पहले बताना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। टाइम सिर आना, टाइम सिर जाना, मीटिंग में टाइम सिर पहुंचना, टाइम सिर काम करना, जो काम बोला वो डिलीवर करना, ये सारी चीजें प्रोफेशनल बिहेवियर में आती है। इसको मेंटेन करके रखना, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन टेकिंग केयर ऑफ योर प्रोफेशनल इंटरेस्ट। अब आपने $1000 पर मंथ का सिस्टम बना लिया, ये आपका पहला स्टेप, पहला ग्रैंड स्टेप एक वे अचीव हो गया। जो S&P 500 है, इन्फ्लेशन से हमेशा ज्यादा देता है। उससे ज्यादा देने वाला कोई शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स बता दे दूं ताकि आप किसी की बातों में जल्दी से ना आए। अब इसका सेकंड फॉर्मूला का सेकंड पोर्शन आता है, जिसके लिए आप कह रहे थे फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता हूं। देखिए, आपको समझना है कि जो मेरी अजम्पशन है, 15 साल 16 साल की उम्र में आपके घर में रहते हो, आपके घर में रोटी पानी सबका इंतजाम है, पेरेंट्स कह रहे हैं आप 11वीं 12वीं करो। अब आपने क्या करना है, स्टडीज के अंदर कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने 11वीं 12वीं में किसी सिंपल सब्जेक्ट्स में, किसी अच्छे कॉलेज के सिंपल सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले लिया, आपने इन पर्सन वाला लेना है, ये याद रखना। चलो रिमोट करना है कर लेना, लेकिन एक इन पर्सन में भी जरूर जाना। सिर्फ 6 महीने जाने से आपके दोस्त बन जाएंगे। ये दोस्त बनना बड़ा जरूरी है, ये मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है ना। इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द लाइफ इन इंडिया इन कॉलेज, इजी वे टू डू इट, just have friends, go there for 6 months and have friends, and then they will be your lifelong friends.
फर्स्ट कॉलेज में जाते समय भी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आपने सिर्फ 6 महीने चले जाना है या 4 महीने कॉलेज आना है। याद रखना आपका काम रात का है तो आपका काम रुकेगा नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स और सब। फर्स्ट 6 मंथ्स में आपका मुश्किल है क्योंकि आप कॉलेज भी जा रहे हो, शाम को काम भी कर रहे हो। पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, एक ऐसे कॉलेज में होना चाहिए जहाँ पे डिसेंट बच्चे हो ताकि आपका वहाँ पे फ्रेंड्स सर्कल जो डिसेंट बने, इतना ध्यान रखना। उसके अलावा आपको कितनी पढ़ाई वगैरह की ज्यादा टेंशन लेनी। पढ़ाई तो फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं हमारे यहाँ या रिमोट बोलते हैं, आप रिमोट के अंदर ले रुके आप अपनी डिग्री पूरी कर लेना। डिग्रियों के बड़े बेनिफिट होते हैं तो इसलिए डिग्री जरूर कर लेना। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डिग्री छोड़ना भी चाहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बाद में मुझे पूरी कर लेना। आपने जब कॉर्पस बन जाए ना, 25-26 साल की उम्र तक बन जाए, जैसे मैंने बात की है 23 साल की उम्र तक, उसके बाद पढ़ लेना बेशक जो पढ़ना है, लेकिन 23 साल की उम्र तक आपने एक बार जाके दोस्त जरूर बनाने, ये मेन बात है। उसको चाहे डिग्री करो चाहे ना करो, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। क्योंकि अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, कॉलेज जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर आप कमा कैसे लोगे भैया? ऐसे थोड़ी कि छू मंत्र से होना है, फॉर्मूले के अंदर कुछ तो होना है ना। अब आता है लास्ट फाइनेंशियल फॉर्मूला जिसकी आपको तलाश है। शायद आप जब $1000 कमाओगे, क्योंकि आपका खर्चा तो जीरो ही है, ठीक है ना, ये मेरी मेन बात है, तो आपने अप्रोक्सीमेटली लेट से $1000 अप्रोक्सीमेट 95,000 रुपए बनते हैं, तो वो लेट से आप इसको 1000, 1100, 1200 कमा लो, मतलब तो ₹1,00,000 महीना अगर आप पर मंथ S&P 500 में डालते हो, निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया फॉर्मूले का, राइट, डालते हो। जब आप ₹1,00,000 महीना डालते हो तो ये आपका 2.25 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। प्लीज रिमेंबर कि जब S&P 500 डालते हो तो USD INR जो गिरता है ना USD के अगेंस्ट, उसका भी आपको बेनिफिट होता है और S&P 500 का तो बेनिफिट होता ही होता है। आपने हर महीने डालनी है, ये इसका याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर ये खास बात है, ये ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ओवरऑल ऊपर ही जाता है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। अगर आप सारे पैसे एक बार डालो उसका फायदा नहीं है, आप हर महीने डालने हैं, याद रखना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिस्क बता देता हूँ, जब हर महीने डालोगे ना, आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू डालोगे उसकी ना नजर पड़ जाएगी कि छोटा सा लड़का देखो 95,000 रुपए, ₹1,00,000 हर महीने डालता है। वो आपको बताने लग जाएगा कि अरे यहाँ पे तो देख 15% का है, 12% का है, मैं तो बताता हूँ इससे 200% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आपने उसकी बातों में नहीं आना। वो एक दूसरी चीज कहेगा, एक म्यूचुअल फंड है उसमें डाल, देख वहां पे 30% है, 35% है, 40% है, 10% है। S&P 500 क्या डाल रहा है तू? याद रखना है, आपको समझना है म्यूचुअल फंड में नहीं डालना, चाहे जो हो जाए, किसी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना, जितना मर्जी 30-35% दिखाए। फिर वो हो सकता है आपको एक FDs होती है जिनका नाम मैं भूल, कॉर्पोरेट FDs होती हैं, उसमें डलवाने की कोशिश करेगा। इन सब चीजों में उनके ना कमीशन बड़े हाई होते हैं, तो इसलिए डलवाना चाहते हैं। इंडेक्स फंड इज दी ओनली थिंग जो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे, वो भी S&P 500, नॉट इंडिया का इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 नहीं, BSE सेंसेक्स नहीं, क्योंकि इसमें आपको दो चीजें मिल रही हैं, USD INR का जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो भी मिल रही है, ओवरऑल इंडेक्स ऊपर जा रहा है वो भी मिल रहा है। याद रखना, इंडेक्स नीचे भी आते हैं ऊपर भी आते हैं, पर ओवर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स आपको गेन ही देते हैं, याद रखना इस बात को। तो कभी नीचे आ जाए तो आपके पास 7 साल आगे बोले ये देख ये वाला स्टॉक तो ऊपर गया और तेरा ही नीचे गया। अच्छा, किसी स्टॉक को, किसी शेयर मार्केट को नहीं लेना, उसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, प्लीज रिमेंबर दैट। किसी को भी लेने का कोई मीनिंग नहीं है, याद रखना। चाहे जो स्टॉक्स को मत ले लेना, शेयर्स को मत, स्टॉक्स में शेयर्स को मत लेना। अच्छा, हो सकता है घर वाले रोए धोए, ये क्या शेयर मार्केट में लगा रहा है, क्या शेयर मार्केट में लगाना है, एक बेसिक समझाना उनको। ये FD की तरह की चीज है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये याद रखना, 8-9 साल के अंदर। ये FD जो होती है इन्फ्लेशन से हमेशा कम देती है, जो S&P 500 है इन्फ्लेशन से हमेशा ज्यादा देता है। उससे ज्यादा देने वाला कोई शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं ताकि आप किसी की बातों में जल्दी से ना आए, आने का पूरा चांस है अभी भी, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं यही इशू है। सिंपल सक्सेस फॉर्मूले क्यों नहीं सक्सेसफुल होते? क्योंकि लोग दूसरे लोग बैठे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लेके आपका दिमाग खराब करने के लिए, आपके पैसे रियल एस्टेट में फंसाने के लिए, आपके पैसे यहाँ पे डलवाने के लिए जहां पे उनको कमीशन बनता है, और वहां पे आप पैसे डालते हैं तो उसके कारण सारा पैसा आपका चला जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण लाइफ में आप राइज नहीं कर पाते हो। चारों तरफ से आवाजें आने लग जाती हैं जब आप राइड करोगे, याद रखना। ये मैंने बोला था कि रियल एस्टेट के मामले में बोला तो घटिया, मैंने तब बोला था घटिया रियल एस्टेट तो आपको ना आवाजें मारती है, आके आपसे चिमट जाती है चुड़ैल की तरह। आपका काम है यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखना कि नहीं। गौरव भाई ने कहा, गौरव भाई के 30 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने यही देखा है कि रियल एस्टेट अगर आप इंडिया में रह रहे हो इट में बी यूजफुल, लेकिन लिक्विडेबल नहीं होती, फिर वो इन्वेस्टेबल नहीं होती। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया, रियल एस्टेट से भी दूर ही रहना। इसका रीजन ये है कि रियल एस्टेट फिर इन्वेस्टेबल नहीं होती, और जब थोड़ा छोटा कॉर्पस होता है तो पैसे उसका कुछ नहीं इन्वेस्ट हो सकते। रियल एस्टेट तो एक सर्टेन पैसे इकट्ठे करने उससे तभी बनेगी ना, तब तक फिर FD में रखो, फिर FD पे इंटरेस्ट दे दो, वो सारा चलता रहेगा। अगर आपको FFF के पैसे फुल फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है और फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम अचीव करना है, तो आपको मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी। ये सिर्फ इंडेक्स फंड में ही काम करेगा, रियल एस्टेट में भी काम नहीं करेगा। पैसा तो आ जाएगा शायद उतने बराबर का, पर फिर वो उस पर हर महीने कैसे ग्रोथ लोगे? रियल एस्टेट में अगर आपको 2 करोड़ आ भी गए या 2.25 करोड़ आ भी गए तो उसके बाद हर महीने कैसे ग्रोथ? वापस से रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे हर महीने पैसे निकलवाने बहुत इंपॉसिबल से होते हैं। अब आपको किराया आ जाएगा, फिर किराया फुल फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम वाली चीज नहीं है, उसमें हेडेक बहुत हो सकता है। इंडिया के अंदर तो होता कोई आपका कब्जा ही कर ले। अगर आप कब्जे वब्जे की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ S&P
S&P 500 के अंदर डालो, बस यही है बच्चों पूरा फॉर्मूला। ट्रस्ट में, सिंपल सक्सेस फॉर्मूला इसका मतलब इसीलिए रखा है। अगर आप दिमाग ज्यादा इधर उधर ना घुमाओ, बिलियंस के चक्कर में मत घूमो, मिलियंस इंडिया के अंदर रह के, तो अगर आप टेंस ऑफ मिलियन डॉलर्स के चक्करों में मत घूमो, तो आप बड़े आराम से अपने लिए एक कैश फ्लो खड़ा कर सकते हो, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग इनकम देगा, आपके बाद आपके बच्चों को भी देगा बाय द वे। लेकिन चक्कर क्या है कि आप अपना दिमाग खराब करते रहते हो। आपका दिमाग खराब करने के लिए बथेरे लोग आ जाएंगे। कोई बंदा ले आएगा, जी ये देखो कुरुक्षेत्र के पास यहाँ पे एक प्लॉट कट रहा है, मैं तेरे को प्लॉट खरीदवाता हूँ। अरे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना परसेंटेज ले रहा है तेरे को, कितनी परसेंट की उम्मीद है? गौरव भाई कह रहे हैं 12%। 12% तो तेरे को मैं अगले महीने देता हूँ, अगले महीने देता हूँ। ऐसी ऐसी बातें करके आपका दिमाग खराब कर देंगे। आपने जिंदगी में पहली बार पैसा देखा होगा, पहली बार लाइमलाइट देखी होगी, पहली बार देखो आपके रिश्तेदार मंडरा रहे हैं आसपास, बम 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 बन 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 बना रहे हैं आपके आसपास। आपका काम है उनसे बचना। उनको बताना मत कि पैसे कमा कमा के आप ये ऐसे S&P 500 में डाल रहे हो। लेकिन अगर आपकी मम्मी को पता होगा, तो आपकी मासियों को भी पता होगा, आपके मामों को भी पता होगा। अगर आपको बताओगे, आपके चाचे चाचियों को भी पता होगा, सारे कजनों को पता होगा, कजनों से सारे दोस्तों को पता होगा, भिन्न बनाने लग जाएंगे। हे मिंटू, जैसे आपका नाम मान लो मिंटू है, तो ए मिंटू क्या चल रहा है? S&P 500 में तो कोई नहीं डालता। इन्फोसिस का शेयर देखो कहां से कहां चला गया। ऐसे कुछ भी आपके सामने चलता रहेगा। अब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है ये। अगर आप मेरा फॉर्मूला फॉलो करोगे तो 23 साल की उम्र तक हो जाओगे फ्री। बाकियों का कोई भरोसा नहीं है। बनने को तो आप उसमें अंबानी बन जाओ, पर आपने मेरे से अंबानी बनने का फॉर्मूला नहीं पूछा। आपने मेरे से पूछा गौरव भाई सीधे साधे शब्द में बताइए कि कैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं। आपने पूछा ना, तो फाइनेंशियली फ्री आप मेरे फॉर्मूले से बड़े आराम से हो जाएंगे। दूसरे बंदे बहुत सारे आएंगे, उल्टी सीधी आपके सामने स्टैट्स रख देंगे। उल्टी सीधी स्टैट्स रखने वाले बथेरे बैठे हैं। मेरे को अपने टाइम्स याद है, जब मेरे पास पैसा होता था, कोई आके ये नहीं कहता था कि ऐसे मत कर, कोई ऐसे ही नहीं कहता ये ठीक है। जो चीज ठीक थी उसको कभी नहीं हाथ बोलते, इधर कर लो, क्योंकि उधर कमीशन बन रहे होते थे। आपको हर तरफ लेके जाएंगे जहां पे उनके कमीशन बन रहे हैं। याद रखना इस बात को, बस आपने बचना है। रियल एस्टेट इन इंडिया इज इन जनरल नॉट अ बैड इंस्ट्रूमेंट, बट इस पर्पस के लिए जो आपने फ्री फाइनेंशियल फॉर्मूला सारा पूछा उसके अंदर, उसके लिए क्योंकि रियल एस्टेट से ना इंक्रीमेंटल गेन्स निकालने बड़े मुश्किल होते हैं। मान लो वो 5% बढ़ गई, तो आप 4% उसमें से निकाल थोड़ी सकते हो। आपको सारी बेचनी पड़ेगी। आप प्लॉट का कोई 5% थोड़ी बेच सकते हो। इसलिए फ्री फाइनेंशियल फॉर्मूले के लिए S&P 500 ही सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। यही आपकी फेलियर का रीजन बनेगा, याद रखना। अगर आप इस काम को करने लगे 15 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र तक ना कर पाए, तो याद रखना यही आपके फेलियर का रीजन बनेगा। ये सिंगल मोस्ट रीजन बनेगा। पहले स्टेप में कोई इशू नहीं आएगा, स्किल सीख लोगे। दूसरे स्टेप में कोई इशू नहीं आएगा, $1000 पर मंथ आने लग जाएंगे अगर आप कन्विक्शन से बैठोगे, थोड़ा सा डेडिकेट करोगे। तीसरा स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पैसों को देख के सारी दुनिया में खुशबू फैल जाएगी। मिंटू ने पैसे बना लिए, मिंटू के तो पीछे पड़ जाएगी दुनिया। और मिंटू ने पहली बार ही लाइमलाइट देखी होगी, मिंटू भी फंस जाएगा। मिंटू भी कोई ऐसा नहीं है अब भैया, दूसरा जन्म, यानी कि एक बार जब 23 साल की उम्र देखो पैसा नहीं बने, आने स्टार्ट नहीं हुए, फिर आप दोबारा सोचोगे शायद कन्विक्शन से बैठो इस पर 23 से लेकर 31 साल तक शायद आप कमा के, तब शायद आप इस बार लोगों की बातों में ना हो। जैसे मैं 2011 के बाद किसी की बातों में नहीं आता था, अपने हिसाब से चलता था। लेकिन 2011 में मैं काफी ओल्ड था, 30 से ऊपर था काफी, याद रखना इस बात को। और मैं लोगों की बातों में आ जाता था। हासिल क्यों आता है? तुम किस खेत की मूली हो, यही सबसे बड़ा रिस्क है पूरे प्रोसेस में। ठीक है, S&P 500 डालने के बाद क्या होगा? ये जो कॉर्पस है अप्रोक्सीमेटली 1.7 करोड़ का हो जाएगा। इसमें आपने अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ डॉलर 70-80 लाख इसमें खुद ऐड हो गया। ये बढ़ के इतना पहुंच जाएगा गोइंग बाय द ओल्ड डेटा। मैंने पूरा चेक किया, 8 साल। बेसिकली अमेरिका में जो नंबर होता है वो 14 साल है। ठीक है, अमेरिका में 14 साल डालने को बोला जाता है। तो 14 साल में क्या होता है, मैंने 14 साल की साइकिल से सारी स्टडी कर रखी है। 8 साल की स्टडी मैंने कर नहीं रखी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अब क्या 8 साल के बाद आपका वो 2 करोड़ उसके ऊपर आप 4% यानी, और या फिर पर ईयर यानी कि 0.25% एवरी मंथ निकाल सकते हो। 2 करोड़ का 4% है 8 लाख। 8 लाख का ऑलमोस्ट 65,000 बना। 65,000 पे आप हर महीने उसमें से निकाल सकते हो। और अब जो एक कॉर्पस बना ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, यानी कि आप 4% निकाल रहे हो, वो पैसा बढ़ता है 10% की दर पे। 2-2.5% आपको इन्फ्लेशन के मिलते हैं, USD INR के मिलते हैं, बढ़ता रहेगा। 10% की दर पे आप निकाल तो 4% रहे ना, 6% एक्स्ट्रा है। ये आपके इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं कि अगले साल और इन्फ्लेशन होगी और बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि बेसिकली और बड़े तौर पे मैं कहना चाहूँ और 8 साल में डबल हो जाएगा। ये पैसा 3-4 करोड़ हो जाएगा। मैं वो अगर आपको निकालना है फॉर्मूला बता दूं, इतनी बड़ी बात नहीं, चैट से पूछ लेना। कहना अगर मेरे पास 2 करोड़ है, हर महीने उसमें से 4% निकालता हूँ, S&P 500 डालता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, S&P 500 डालता हूँ, तो कितने पैसे होंगे मेरे पास आफ्टर 8 मोर ईयर्स, वो बता देगा। ये पैसा बढ़ता चलाएगा और 4% जो सा ऑर्गेनिकली आप तो 4% निकाल रहे हो ना हर महीने, तो जब बढ़ जाएगा उसमें से 4% निकालना। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम है, फॉरएवर है। ये आपके बाद आपके बच्चों को भी है। जो बंदा इंडिया के अंदर बैठा है और 30-40 हजार से कम की इनकम कर रहा है, मैं तो लानत है सारा। तो गुस्सा के बोलता हूँ मैं इतना। तो इस 65,000 वाली यानी कि और 2-3 साल में, और क्योंकि 4% निकाल रहे हो ना, ये कॉर्पस बढ़ता जाएगा तो उसका 4% निकालना अलाउड है आपको। तो 0.25% पर मंथ निकालना अलाउड होता है बेसिकली। वो 0.25% आप निकालते रहो, कोई टेंशन नहीं होगी।
जिंदगी, अब सारी जिंदगी निकालते रहो। जस्ट टू लेट यू नो, अगर किसी कारण से आपका मन है, मैंने 8 साल करता है, अगर आप 20 साल ये करना चाहो तो अगर आप 1 लाख रुपए हर महीना डालोगे तो 20 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली आप 10 लाख रुपया महीना निकाल सकते हो। इतना फर्क है। तो वो आपकी मर्जी है कितना आपने लंबा खींचना है। 10 लाख यार वो डिपेंड करता है 12% पे, तो 12% से ज्यादा कहीं रिटर्न दिया उसने आपको। याद रखना, अगर आप 10 रुकना चाहते हो तो रुको, आप मर्जी है आपकी। मैं कहता हूँ 8 साल बहुत है। 8 साल के बाद अगर आप काम करते रहते हो ये तो वापस ही डल जाएंगे। इसी जगह डालना, बस यही रखना, याद रखना। S&P 500 मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरे फॉर्मूले में जो चीज आपसे फॉलो नहीं होगी वो यही हुआ है सिर्फ कि S&P 500 या किसी और जगह डालोगे दूसरों के बहकावे में आके। पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज है जो आपसे फॉलो नहीं होगी, बाकी सब आप कर लोगे। और यही क्रिटिकल है, यही है जो मैंने नहीं किया, बाकी सब मैंने किया। मैंने कमाए तो तुमसे बहुत ज्यादा, 1 लाख नहीं कमाता था मैं। तो पता है कितने पैसे कमाता था जब मैं नया तो उसकी बात अलग। जब मैं ईयर 2004 में जब मैं कंसल्टेंट बन गया था, जब मेरी वाइफ आई है 2005 में, मेरी वाइफ ने जब काम करना स्टार्ट किया, भैया पता मैं कितने कमाता था? यू वांट टू मेक अ गेस? 16,000 मेरे आते थे, 14,000 मेरी बीवी के आते थे, $30,000 हम पर मंथ कमाते थे। हम 12-12 लाख, इंडिया का 40-50 रुपए का रेट होता था, हम 12-15 लाख कमाते थे। कहाँ है सारे पैसे? हमें नहीं पता। बात जो आपको बता रहा हूँ फ्री में, कोई बताता भी नहीं है, पता भी नहीं चलने देता कोई। जिसको पता चलता है कहता है साइड पे करो। उन्होंने हमारे प्लॉटों में पैसे लगवाए, प्लॉटों में पैसे लगे, कमीशन खा रहे थे सारी दुनिया कमीशन खा रही है। मुझे कोई ग्रज नहीं किसी से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो भी कौन सा कोई बड़ा अमीर बन गया, बस उनको भी पता नहीं था कि क्या करना है। किसी को कुछ नहीं पता, मैंने ये नोट किया था। S&P 500 में डालना इज द मेन क्रिटिकल स्टेप। आप जब पैसे लेके हर महीने जाओगे ना ब्रोकर के ही बंदे कुछ ना कुछ दिमाग लगाने लग जाएंगे कि कैसे इससे पैसे खोसे। तो देखेंगे 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया इसका, तो वो दिमाग लगाने लग जाएंगे कैसे इस मिंटू का बुरा भोंदू बनाए। मिंटू भाई आप समझ नहीं रहे, मेरे पे भरोसा करो, आंखों में आंखें डाल के बोले मेरे पे भरोसा करो। देखो ये देखो, देव बंदा 30% कमा रहा है, 12% कमा रहा है। देखिए उसके अंदर याद रखिएगा कि वो 30% से कमाए, पिछले साल अगले साल का कुछ नहीं पता, अगले साल का कुछ नहीं पता। अब आप ओकेगा, इंडेक्स फंड में तो ऐसी है, पिछले साल का ये हुआ, अगले साल का कुछ नहीं पता। बड़े बड़े MBA फाइनेंसर को बुरा फुद्दू बना देते हैं लोग। जहाँ पे टेक्नीशियन बैठा था ना प्यून, उसको MBA फाइनेंस से ज्यादा नॉलेज होती है। लिख लो कहीं पे बस, MBA फाइनेंस फ्रॉम वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नॉट IIM, बट मैंने उनको भी फुद्दू बंदे देखा है। बोंदू बना देती है दुनिया। टेक्नीशियन वहां का ब्रोकर के यहाँ बैठा होता ना, डेट एंट्री कर रहा होता, उसको ज्यादा मत समझ में होती इन चीजों की, और वो आपका बोंदू बना देता है। जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो आपके नाम होना चाहिए। 15 साल की उम्र में कई बार नहीं खुलते, अगर किसी तरह से खुलवा सकते हो तो खुलवा लेना, नहीं तो आपके नाम होना चाहिए और गार्डियन कोई और डलेगा। लेकिन बाद जब 18 साल के हो जाए वो गार्डियन नहीं होना चाहिए, उसमें आप खुद रहना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा इंसिडेंस, अगर आप इसे कुछ सीख सको तो। अब आपको पता है USD INR हर दिन ऊपर नीचे होता है। तो जब हम पैसे लेट से आज 100 रुपए है, कौन सा गूगल फाइनेंस पे जो रेट होता है वो माना जाता है रेट, याहू फाइनेंस पे जो रेट होता है वो माना जाता है। तो वहां पे एक रेट होता है। तो टिपिकली एवरी डे जो रेट होते हैं 2 पब्लिश होते हैं, बाय का और सेल का। यानी कि अमेरिका में अगर मैं डॉलर दे के रुपीज भेजूंगा इंडिया, 99 रुपए के हिसाब से इंडिया जाएंगे, 1 रुपया बैंक खाएगा। और अगर मैं इंडिया से पैसे आएंगे मुझे बैंकों के थ्रू, तो 101 रुपया देंगे तो मुझे 100 रुपए के हिसाब से डॉलर मिलेगा। क्लियर हो गया? तो वो अपना 1 रुपया खाएंगे ना, उनको भी तो 1 रुपया खाना कमीशन। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन 100 रुपए का जो रेट है कल को 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है। तो जब हमने उसको वो 102 रुपए लगा रहा था, तो हमने उसको पूछा कि 102 रुपए लगा रहे हो? कहता जी कुछ नहीं पता, हो सकता कल को रेट ही बढ़ जाए, आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। सॉरी 99 लगा रहा था, 98 दे रहा था। कहता हो सकता रेट बढ़ जाए, 102 का हो जाए, 105 का हो जाए, तो फिर आपको ज्यादा देंगे। तो आपको भोंदू बना रहा है। मैं कहता तू वो ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा लेंगे, आज का रेट 100 है तो 98 नहीं 99 ले हमसे। तो कहते हैं समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो, उसको समझ नहीं आया। 15 साल से काम करो, उसको समझ नहीं आया। ये ऐसे बड़े ड्रामे करते हैं, हरामी के पिल्ले साले। ये हरामी के पिल्लों के कारण ही सारी प्रॉब्लम है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हरामी के पिल्ले तेरे आसपास मंडराएंगे ना मिंटू, तो देखना तू कैसे कैसे फिसलेगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थोड़ी फ्लो में मैं कभी बीच में आपको थोड़ा सा तूतला करके, बट दैट्स नॉट माय इंटेंशन। मेरा तो सारा स्टाइल आप ही है भाई, आपका यही होने वाला है, यहीं पे आने वाला। हाँ, मैं दूसरों को बड़ी गाली निकालता हूँ, लेकिन मेरे सामने से बात उसको नहीं निकालता। सो सॉरी अबाउट दैट। आपको सबसे बड़ा इशू यही आएगा भाई। मैंने आपको बता दिया कॉलेज के बारे में, घर वालों को कैसे हैंडल करना है वो आपको देखना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि देखो मेरे को एक काम मिला है, मैं इस काम को करने में ज्यादा वो कहेंगे नहीं, एजुकेशन 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 बड़ा बोलते हैं तो डिग्री को। उनको प्यार से समझाना कि पापा एजुकेशन तो वीडियो एडिटिंग करके भी मेरी बहुत हो रही है, मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ। उनको समझाना है पापा एजुकेशन मेरी डिग्री होती है, जिस जगह कॉलेज होता है डिग्री के लिए होता है। तो ये समझाना आपको, ये आपका काम है, मेरा नहीं है ये। पर सबसे बड़ा इशू नहीं
नहीं है, ये नंबर 2 इशू है, बट सबसे बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे तू पढ़। अच्छा एक और बात है, फ्रीलांस वर्ल्ड में ना आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा मैं 24 साल का हूँ। अगर आप बोलोगे 15 साल का, कोई सीरियसली लेगा नहीं। पूरे सक्सेस फॉर्मूले में आपको एक और फॉर्मूला दे देता हूँ, जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो आपके नाम होना चाहिए। 15 साल की उम्र में कई बार नहीं खुलते, अगर किसी तरह से खुलवा सकते हो तो खुलवा लेना, नहीं तो आपके नाम होना चाहिए और गार्डियन कोई और डलेगा, लेकिन बाद जब 18 साल के हो जाए वो गार्डियन नहीं होना चाहिए, उसमें आप खुद रहना है। दूसरा, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपके नाम खोलना पड़ेगा, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलना, अपने नाम पे ब्रोकरेज खोलना। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लोगों के पास मेंटल डिसिप्लिन, फिर 2 बंदों का मेंटल डिसिप्लिन काउंट करेगा, एक तुम्हारा और एक उस बंदे का जिसके नाम पे अकाउंट खुला है। मेंटल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो बंदा जाएगा मार्केट में कहीं पे, 24 लाख उसके अकाउंट में हो गए, 2 साल हो गए, मान लो 24 लाख उसके अकाउंट में घूम रहे हैं, तो ना तनक तनक के चलेगा, और ही विल गिव अवे द थिंग टू मोचियों को जाके बता देगा, धोबियों को बता देगा मेरे पास 24 लाख रुपए इकट्ठे हुए, मेरे पास तो बहुत अमीर आदमी हूं मैं। ऐसे करने लग जाते हैं लोग। फिर क्या होगा, वो 24 लाख लेने के लिए रिश्तेदारों की लाइन लग जाएगी, हर कोई आ जाएगा रियल एस्टेट को, या कोई रियल एस्टेट का प्रपोजल लेके आ जाएगा, कोई किसी शेयर का। अच्छा एक बड़ा कॉमन होता है स्टॉक मार्केट में, कुछ ना मरे हुए शेयर्स होते हैं, आपको आके बोलने लग जाएंगे इसके अंदर लगा दाव, 1 के 100 बनेंगे, 1 के 100 बनेंगे। याद रखना, फंसना नहीं है, मैंने बार बार बोला है। एक और चीज तुम्हें फिलॉसफी समझनी है, देखिए यही आपके FFF के पैसे हैं, इसको कुछ लोग फायर भी बोलते हैं, रिटायरमेंट भी बोलते हैं, लेकिन कभी आप किसी को बोलोगे ना रिटायरमेंट के पैसे हैं, एक 50 साल का बंदा होता है वो तो ठीक लगता है बोलता हुआ, तो आप जो बोलोगे रिटायरमेंट, तो आपको ना स्वे करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसको FFF फुल फाइनेंशियल फ्रीडम के पैसे का जो अकाउंट है आपको अलग है। बेसिकली बहुत सारी फिलॉसफी वर्ल्ड में घूमती है ना, फाइनेंशियल फिलॉसफी, उसके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि जो रिटायरमेंट के अकाउंट्स हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता, सबको पता होता है। जो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट्स हैं उनको हाथ लगाया जाता है, ठीक है ना। मैंने एक बार पहले बताया था बकेट सिस्टम पूरा, वो आपकी अगर आपके पास दिखता है, आपको वीडियो तो देख लेना, उसमें क्लियर किया हुआ है कि एक रिटायरमेंट के पैसे होते हैं, खर्चने के पैसे होते हैं, वापस री इन्वेस्टमेंट के पैसे होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आपने किसी चीज में नहीं घुसना भाई, मैंने कोई स्टॉक मार्केट में आपको जाने को नहीं बोला, बिल्कुल नहीं जाना, आपने सिर्फ S&P 500 में इंडेक्स फंड में पैसे लगाने हैं। याद रखना इस बात को, यही सबसे बड़ा इशू है। पैसे कमाना इशू नहीं है, पैसे को संभालना ही इशू है, और इस तरह से इन्वेस्ट करना ही इशू है, ठीक है। तो बेसिकली S&P 500 में डालना है, आपको ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता कोई निप्पन इंडिया का है, कोई S&P 500 का उनका है इंडेक्स फंड, उसी में डालने की बात हो रही है, तो उसी में डालना है, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना, इन ब्रोकरेज के अंदर फीस बड़ी मिनिमल होनी चाहिए। इंडेक्स फंड है ना, बहुत मिनिमम फीस होती है, 1% नहीं होती, 0.01% होती है, ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए। 0.1 तो बहुत ज्यादा है, 0.01 या पॉइंट ऐसे कुछ होना चाहिए। यानी कि आपने 100 रुपए डाले तो 0.1 का मतलब होता है आपके 1 रुपये मतलब 10 पैसे लगेंगे, तो आपके होता है 1000 रुपए पे 10 पैसे लगेंगे, ऐसे नंबर होते हैं। तो जरा ध्यान रखना, ज्यादा पैसे वाला ब्रोकरेज मत ढूंढ लेना। ये महीने की महीने डालने वाली बात भी मत भूलना, हर महीने डालने, जैसी पैसा है वहीं की भी डाल दिया, पैसा है वहीं की भी डाल दिया। अच्छा ये सारे इंडिया पाकिस्तान में जो बंदे बैठे सबके लिए, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया के लिए। पाकिस्तान में कोई S&P 500 का इंडेक्स है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट KSE 100 में डालना, फिर आपको अगर है तो उसमें डालना है, S&P 500 एक्सपोज है तो। अगर नहीं है तो आपने चैट में पूछना कि इज देयर एन S&P 500 इन माय कंट्री, अपना कंट्री का नाम लिख के बोलना है, बांग्लादेश वाला बांग्लादेश लिखे, सेम सब फॉर्मूला वही काम करेगा। अगर नहीं है तो फिर आपने बोलना कि व्हिच इज द बेस्ट इंडेक्स, बेस्ट जनरल पर्पस इंडेक्स। आपके यहाँ तो KSE 100 है, मुझे पता है, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 है पाकिस्तान में, मुझे बांग्लादेश और श्रीलंका का नहीं पता, ढूंढ लेना। अगर आपको फिर नहीं मिलता तो फिर मुझे पूछ लेना, एक बार मैं चेक बता दूंगा। एक और चीज है, देयर आर अदर इंडेक्सेस कॉल्ड एज VTI, जो कि टेक्निकल कंपनीज को करता है, दूर है ना उससे। मैंने सिर्फ VOO, अमेरिका में VOO है, या S&P 500 है, जिसको S&P 500 ही इंडिया के अंदर ही अमेरिका के अंदर उसको VOO बोलते हैं, वैनगार्ड में। इस तरह से उसका उसी का नाम कनाडा में अलग है। कनाडा वालों को भी बोल रहा हूँ कि वही करें, बस उसी में डालें, कुछ और ना। FFF के पैसे उसी में डालने चाहिए बस। मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ कि क्या क्या सिचुएशन है जिसके कारण आप स्टॉक्स वगैरह के चक्करों में फंसोगे। यही इशू आने वाला है कि आपने S&P 500 में सारे पैसे नहीं डालने, बाकी इधर उधर डाल के बैठ जाओगे। याद रखना है बस, यही मेन इशू आने वाला है, और कोई इशू नहीं आने वाला। बार बार उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, यही इशू आएगा सिर्फ। याद रखना इस बात को, S&P 500 कभी जीरो नहीं होता, वो नहीं हो सकता। करना DM वगैरह मत करना, मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि हम अपने कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। कमेंट कर देना, और मैं फिर उस वक्त मेरे को दिमाग में आया ना सर मैं ऐसे करने सोच रहा हूँ, मेरे को आए तो कुछ बताओगे, मैं कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँ, ठीक है। याद रखना, इंडेक्स जब नीचे जाएगा तो आपको और पैसे डालने हैं, बल्कि अगर नहीं है तो उतरे तो डालने हैं। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस इंडेक्स। जब कम पे डालते हो ना पैसे हर महीने, तो फिर वो बढ़ते हैं असली, वो आपको वापस रिकवर जरूर करता है और आपको पूरे पैसे देके जाता है। इसलिए हम हर महीने डालते हैं, नहीं तो सारे पैसे अभी ना डलवा देता। तो बाय द एज ऑफ 23, 8 साल के बाद आपका 2.25 करोड़ का कॉर्पस होगा। उस 2.25 करोड़ के कॉर्पस को अगर आप ऐसे पड़े रहने दोगे, उसमें से 4% विड्रॉ करोगे फॉर एवर, तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे बात बताई है। कोई क्वेश्चन आपका कमेंट में ही पूछना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।